गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल की क्लास रिज्यूम करेंगे। कल जहाँ तक हम लोगों ने किया था कल की क्लास, उससे आगे की क्लास करते हैं, क्योंकि कल टाइम ज़्यादा हो गया था क्लास कंप्लीट करते करते। तो हम लोग उसके आगे से बढ़ते हैं, है ना। हम लोग कल डिफरेंस कर कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में जो है डिफरेंस कर रहे थे, है ना। ये देख चुके थे यही कि कार्डिनल जो है अप्रोच जो है किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसने दिया बच्चा? कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अक्रम ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स और एलन ने दिया है। किसने दिया है? हिक्स और एलन ने, है ना। हिक्स और एलन ने दिया है ना। कार्डिनल अप्रोच नंबर्स यूटिल्स में नाप सकते हैं। मार्शल ने कहा कि कार्डिनल अप्रोच को यूटिल्स में नाप सकते हैं, और हिक्स ने एलन ने कहा कि ऑर्डिनल अप्रोच को नाप नहीं सकते नंबर्स में, क्या कर सकते हैं उसको? क्रम रैंक दे सकते हैं उसको, है ना। इसका मुख्य आधार था कार्डिनल अप्रोच का, मार्शल का मुख्य आधार था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और हिक्स और एलन का जो है कि आधार था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया ही था आपको कि हम दो वस्तुओं में, है ना, जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जो जिस वस्तु को हम सेक्रीफाइस करते हैं बटे में जिसको गेन करते हैं, वही जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं। डिमांड, डिमांड क्या है? डिमांड, डिमांड वही है बच्चा जो हमारी जो क्या है, मांग एक निश्चित समय और कीमत पर, मांग एक निश्चित समय और कीमत पर किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा, वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्षमता और तत्परता के साथ जुड़ा हुआ है डिमांड, है ना। डिमांड और प्राइस, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, विपरीत संबंध होता है ना। शायद हम लोग इसको भी कर लिए थे कल कल की क्लास में। हाँ, हम लोग को यहां से करना था, है ना। ये हम लोग का हो चुका था डिमांड तक। हाँ, अब ये था कि मांग अनुसूची क्या है ना, शेड्यूल क्या है। तो टेबुलर फॉर्म में अगर डिमांड और प्राइस को जो संयोग बन रहा है, उसको हम अगर उसका रिलेशनशिप बताते हैं तो वो मांग शेड्यूल कहलाता है, अनुसूची मांग कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है अनुसूची, कीमत और मांग के संबंध की तालिका के रूप में प्रस्तुति। कीमत और मांग के संबंध को तालिका के रूप में प्रस्तुति ही क्या कहलाता है? डिमांड, शेड्यूल डिमांड कहलाता है। क्या? अनुसूची, अनुसूची मांग कहलाता है। वक्र, कर्व, रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करना। किसको? कीमत और मांग को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करना वक्र कहलाता है। यह मुख्य रूप से घटती सीमांत उपयोगिता के कारण नीचे की ओर गिरता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये निगेटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? निगेटिव स्लोप होता है ना। कैसा स्लोप है ये? निगेटिव स्लोप है ना। क्या लिखा हुआ है? ये किसके कारण होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण क्या होता है? निगेटिव स्लोप होता है। जैसे जैसे हम एक अधिक वस्तु का जो है कि उपभोग बढ़ाएंगे, वैसे सीमांत उपयोगिता नीचे गिरती जाएगी, है ना। तो देखिए, जैसे कीमत, प्राइस क्या है? 10 थी, तो हम उस वस्तु की एक डिमांड कर रहे थे। प्राइस और डिमांड में क्या है? विपरीत संबंध है। तो 10 रुपए की कोई वस्तु है तो हम एक वस्तु की डिमांड कर रहे थे। जब उसका प्राइस घट के 8 रुपए हो गया तो हम उस वस्तु की दो यूनिट खरीद लिया, है ना। वैसे ही अगर प्राइस घट के 8 से 6 हो गया तो हम उस वस्तु की 3 यूनिट खरीद लेते हैं ना। तो ये विपरीत संबंध बताता है। और इसी को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, अगर 10 रुपए था प्राइस, तो हम एक यूनिट की वस्तु की 1 यूनिट खरीद रहे थे। 8 हुआ, वस्तु की 2 यूनिट खरीदने लगे। 6 जब प्राइस घट के 6 हो गया तो हम उपभोग 3 करने लगे, 3 यूनिट्स का उपभोग करने लगे। डिमांड हमारी 3 हो गई, है ना। तो ये बताता ही है। आगे चलते हैं। और इसका लीनियर डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन कैसा होता है? लीनियर, रेखीय है, रेखीय है ना इसका डिमांड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला है डिमांड फंक्शन ए माइनस बी पी, पी यानी कि प्राइस, है ना। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वस्तुएं पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि सामान्य वस्तुओं का इनकम इफेक्ट कैसा होता है ना, डिमांड कैसा होता है, इनकम और डिमांड में संबंध कैसा होता है। तो सामान्य वस्तु जो है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे
हमारी इनकम बढ़ती है, हम सामान्य वस्तुओं की मांग वैसे वैसे बढ़ती जाती है ना। सामान्य वस्तुओं के संबंध में जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हम सामान्य वस्तुओं की डिमांड जो है और बढ़ जाती है हमारी इच्छा अनुसार। और वही आपके निम्न इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स जो है घटिया किस्म की वस्तुएं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है हम घटिया किस्म की वस्तुओं को उपभोग कम करने लगते हैं। तो अगर इंफीरियर गुड्स के बारे में पूछेगा तो इनकम इफेक्ट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। इसका कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहाँ इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, डिमांड के साथ बढ़ रहा है। और यहाँ क्या है, इनकम इफेक्ट निगेटिव है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है डिमांड घट रही है ना। तो कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे किसी वस्तु जैसे टी शर्ट है ना, जैसे हमारी डिमांड बढ़ गई, हम अच्छा पोलो की टी शर्ट पहनेंगे, मार्केट से गए घटिया किस्म की ठेले से 200 रुपए की टी शर्ट ले आए। फिर उसके बाद जो है कि जैसे जैसे हमारी इनकम हुई तो हम बढ़िया पोलो की टी शर्ट पहन रहे हैं, है ना। तो इंफीरियर गुड्स होता है। जैसे इंफीरियर गुड्स, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम इसकी डिमांड कम कर देंगे। गिफेन गुड्स, गिफेन गुड्स क्या होता है, ये भी एक प्रकार की इंफीरियर गुड्स ही है ना। ये भी एक प्रकार की इंफीरियर गुड्स ही है। ऑल इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, गिफेन गुड्स हो सकती हैं, लेकिन ऑल गिफेन गुड्स जो है इंफीरियर नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि गिफेन गुड्स जो है इनका जो है प्राइस के साथ साथ डिमांड बढ़ने लगता है ना। अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है, प्राइस अगर उस वस्तु की बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। गिफेन गुड्स का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये मांग का नियम का अपवाद भी कहा जाता है ना। यहां देखो, ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का पॉजिटिव कौन, सामान्य वस्तुओं का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। और यहाँ मांग का नियम का अपवाद है कौन, गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स क्यों अपवाद है भाई, प्राइस के साथ जो है इसकी डिमांड भी बढ़ रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिमांड को कितने फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, है ना। कैसे हम डिमांड करते हैं, किसी वस्तु की डिमांड किन किन फैक्टर्स पर निर्भर होती है। तो देखो, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी कि रुचि और प्राथमिकता किसको देता है ना। उसका वस्तु की अपनी कीमत, उस वस्तु की जो प्राइस है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। वस्तु की जो प्राइस है वो भी डिमांड को प्रभावित करेगी। और उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर का इनकम डिमांड को प्रभावित करेगा। क्या क्या, कंज्यूमर की इनकम, वस्तु की अपनी कीमत यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि रुचि और प्राथमिकताएं। अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। देखते नहीं है लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, लोग जो है कीमत बढ़ने की संभावना की वजह से, या ये होता है कि ये सामान मुझे मिलेगा नहीं, तो क्या होता है उसका एकाएक जो है डिमांड बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो वो भी क्या क्या होगा, डिमांड को प्रभावित करेगा, है ना। और संबंधित वस्तुओं की कीमत, अगर उस वस्तु की कोई पूरक वस्तु है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका भी इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जैसे चाय और कॉफी, सब्स्टिट्यूट का अच्छा उदाहरण है कि अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो हम कॉफी की तरफ शिफ्ट होते हैं, या कॉफी का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग चाय की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कैसा है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार्स और बाइक्स जैसे वाहनों का दाम जो है, वाहनों का जो है डिमांड कम हो जाता है, तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं, है ना। कि अगर एक वस्तु का जो है कि प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, दूसरे पे अपने ऑटोमेटिक जो है दिमाग उसका जो है कि उसका भी डिमांड उसी के कम हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी, है ना। देखिए सब्स्टिट्यूट क्या है, प्राइस बढ़ती है डिमांड भी बढ़ जाती है। दूसरे वस्तु की प्राइस अगर एक ए वस्तु की बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जा रही है, यानी कि बी वस्तु की डिमांड बढ़ गई। यहाँ कंप्लीमेंट्री में क्या होगा कि अगर प्राइस ए वस्तु की बढ़ रही है तो डिमांड बी वस्तु की कम हो जाएगी। अगर प्राइस जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार वाहनों का दाम डिमांड कम हो गया, तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स में आता है। आगे देखते हैं, ये जो है
आपका डिमांड जो है इसको मापने की विधियां, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने की विधियां क्या है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है कौन सा, प्रतिशत विधि में, परसेंटेज विधि से निकाला जाता है। तीन प्रकार से निकाला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होता है प्रतिशत विधि या परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कैसा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड, है ना, ज्यामितीय विधि। पहले का जो है फार्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन, यानी प्रतिशत विधि में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जितनी क्वांटिटी का हम डिमांड कर रहे हैं, है ना, उसके बटे में होगा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। इसका फार्मूला चेंज इन क्वांटिटी बटा में चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बटा में क्वांटिटी, है ना, ये फार्मूला है आपका। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, प्राइस गुणे क्वांटिटी कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालेंगे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कंपेयर चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर रिलेट टू चेंज इन प्राइस, है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति मेथड में क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होगा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि निचला भाग बटे में अपर, यानी कि ऊपरी भाग। निचला भाग मतलब ये अपर से भाग दे देंगे उसमें, है ना। तो यही दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारण। मांग की लोच को, पहले मांग की लोच देख लो। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है ना, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है ना। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना। प्राइस आपका फिक्स रहता है ना। एक्स एक्स के पैरेलल होता है ना। यहाँ क्या डिमांड, ये डिमांड है, यही डिमांड है, यही प्राइस है ना। डिमांड कर्व भी यही है, और प्राइस जो है प्राइस के समकक्ष है। प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ती जा रही, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। यहाँ लेस ग्रेटर देन 1 है इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्राइस में, प्राइस यानी कि मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से डिमांड का ज्यादा बढ़ जाना, है ना। मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन, कमी होने पे डिमांड का ज्यादा बढ़ना, है ना। जैसे प्राइस हमारी यहाँ 10 थी, है ना, अब ये 8 हो गई। यहाँ प्राइस 10 थी तो हम इतनी वस्तु का डिमांड कर रहे थे, जैसे ही 8 हुई हम बढ़ के यहाँ आ गए, तो कितना देखो, एक छोटे अनुपात में प्राइस का परिवर्तन होने से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। यहाँ क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जितनी मात्रा में प्राइस बढ़ रही है, जैसे 10 है तो 10 वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, 20 है तो 20 वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, मतलब जितनी मात्रा में प्राइस बढ़ रही है ना, उतनी ही डिमांड हमारी हो रही है, उसी अनुपात में। तो यहाँ क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 के होगा, यानी किसी को यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। लेस इलास्टिक, यानी कि हमारी प्राइस थी यहाँ 20, है ना, और 20 थी तो हम 10 वस्तु का डिमांड कर रहे थे, और यही प्राइस जो है कम होके, है ना, कितना 10 हो गई, प्राइस कम होके 10 हो गई, तो हम कितनी वस्तु का डिमांड कर रहे हैं, 15, है ना। तो जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ, उसी अनुपात में जो है डिमांड में परिवर्तन नहीं हुआ, उससे कम हुआ है, तो ये क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। क्या होगा बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। और किसी वस्तुओं का क्या होता है कि प्राइस से उस वस्तु के डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस में परिवर्तन से प्राइस के मूल्य, यानी कि मूल्य के घटने और बढ़ने से डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। वो होती हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार वस्तुएं, है ना। इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है ना, चाहे प्राइस इसकी बढ़े या घटे। जैसे दवाएं हो गई, है ना, ड्रग्स, जितनी भी दवा आती हैं ये इसी में आएगा, है ना। ये वाई एक्सेस के पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सेस के, और ये एक्स एक्सेस के। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, ये जो है एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि पूर्णतः बेलोचदार, ये वाई वस्तु, वाई का जो है कि उसके पैरेलल होगा, है ना।
वाई एक्सेस के, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि अवेलेबिलिटी, उस वस्तु की कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, ये भी प्रभावित करेगा। नेचर ऑफ कम्युनिटी, उस वस्तु का नेचर कैसा है, वो नेसेसिटी वस्तु है या लग्जरी वस्तु है ना, उसका नेचर क्या है उस वस्तु का, या लग्जरी वस्तु है या नेसेसिटी यानी कि जरूरत की आवश्यकता वस्तु है, आवश्यक वस्तु है। और आय का खर्च किया जाने वाला भाग, हम अपनी आय का कितना परसेंटेज उस पर खर्च कर सकते हैं, ये भी मांग को प्रभावित करेगा, है ना, मांग की लोच को प्रभावित करेगा। और उसका समय अवधि, है ना, उस वस्तु की समय अवधि ड्यूरेबिलिटी भी क्या प्रभावित करती है, मांग की लोच को प्रभावित करती है ना, क्या करती है बच्चा, मांग की लोच को भी प्रभावित करती है ना। मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है, मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है ना। इक्विलिब्रियम में कब होता है ना, मार्केट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम, जब कंज्यूमर जो है कॉन्ट्रैक्ट इनकम और प्राइस जो है से रिलेटेड होता है डिमांड डिजायर यानी कि यूटिलिटी और प्रेफरेंस उसकी, है ना। जब ये कंज्यूमर का इनकम जो है और वस्तु की प्राइस और कंज्यूमर का डिजायर उस वस्तु के लिए और उसकी उपयोगिता वस्तु की, वस्तु कंज्यूमर के लिए उसकी डिजायर, वस्तु की उपयोगिता और कंज्यूमर जिसको प्रेफरेंस देता है, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां इक्विलिब्रियम, मार्केट डिमांड जो है इक्विलिब्रियम में होता है ना। कंज्यूमर की इनकम और वस्तु की प्राइस बराबर किसके होंगे, कंज्यूमर का डिजायर और उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और प्रेफरेंस कि कंज्यूमर किस वस्तु को कितना प्रेफरेंस दे रहा है ना। हमने उपयोगिता का मापा, संतुलन पाया, उसने बाजार की मांग को बदला और उसकी लोच की गणना की, है ना। इतना हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी फर्स्ट जो है पार्ट हुआ था कल, आज सेकेंड पार्ट था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे।